नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर। तो आज आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से यूडाइस प्रपत्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर भरना है। तो मित्रों, ये जो वीडियो बनाया गया है वह यूडाइस के संबंध में आप लोगों के लिए मोबाइल से यूडाइस भरने में ख़ास होगा, क्योंकि आपने कंप्यूटर से बने वीडियो बहुत से देखे होंगे, लेकिन हमें मोबाइल से कार्य करना होता है और मोबाइल में जो समस्याएं हमें आती है उसको हम ही महसूस कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए मोबाइल पर बनाया है, लेकिन आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार से मोबाइल को वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं तो आप इसको पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। बाद में आपको यूडाइस प्रपत्र भरने में दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आपसे बार बार निवेदन है कि जब भी आपको समय हो तब इस वीडियो को देखें, परंतु बिल्कुल भी वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार आपकी समस्याओं के निदान के लिए बनाए गए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हम यूडाइस प्रपत्र में किस प्रकार से हमें एंट्रियाँ करनी है उसको हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए साथियों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, ये देख रहे हैं आप मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर के, जैसे यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में जाकर हमें डाइस फिल कर देना है। जैसे ही हम यूडाइस फिल करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे ऊपर जो लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आप पढ़ लेना है, और ना भी पढ़ो तो इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाना है। और आप नीचे देख रहे हैं कि राज्य चुनें। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है राज्य चुने पे, और हमारे मध्य प्रदेश राज्य को हमें चुन लेना है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाओ पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम जाओ पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए इंटरफेस आ जाएगा। उसमें हमें कौन सी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको बीआरसी कार्यालय से एमआईएस द्वारा यूज़र आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर या जीमेल आईडी पर सेंड कर दिए गए हैं। उन यूज़र आईडी पासवर्ड का हमें यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी में अपनी शाला का डाइस कोड यहाँ पर डालना होगा। मैं यहाँ पर एक शाला का डाइस कोड डाल रहा हूँ, और पासवर्ड जो है पासवर्ड आपको दे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ कि कौन सा पासवर्ड उन्हें मिला। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमें पासवर्ड लिखना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ एक कैप्चा कोड दिया है। कैप्चा कोड में ध्यान रहे, जिस प्रकार से अल्फ़ाबेट में कैप्चा कोड है हमें उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड जो है लिख दे रहा हूँ। हो सकता है कैप्चा कोड एक दो बार गलत भी हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको डबल से फिल करें। तो साथियों, जैसे ही हमने कैप्चा कोड यहाँ पर फिल किया है तो हमारे मोबाइल पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें हमको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। डीसी ऐप भरने के निर्देश, यूडीआईएससी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़र मैनुअल, और डेटा भरने के लिए पीसी ऐप खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक मैसेज के साथ में इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको निर्देश दिए रहेंगे। उन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है और यहाँ ठीक है पर जाकर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार से यूडाइस प्रपत्र भराना है। तो आपको जो है बिंदु क्रमांक 1.1 से लेकर के 1.9 तक का एक पेज आएगा, फिर 1.10 से लेकर 1.27 तक। इस प्रकार से आपको पेज वाइज इन सभी की एक एक करके एंट्री बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है। इसमें इतने सारे प्रपत्रों में जो है आपकी पूरी यूडाइस की जानकारी भराई जाएगी।
इसमें कुछ जानकारी आपको भरी हुई मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि क्या ये हमारी शाला के ही है। तो यहाँ पर भी दिया है कि 6 पॉइंट में जो है स्कूल प्रोफाइल है और उसके बाद में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल आदि की पहल भी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर 1.1 और 1.9 जो दिया है इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी शाला की सामान्य जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। इसको हमें पढ़ लेना है। ये जानकारी जो है पहले से फिल रहेगी। अगर इसमें कोई समस्या है तो इसके लिए आपको आपके उच्च कार्यालय जैसे BRC कार्यालय MIS से संपर्क करना होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो इसको हमें पढ़ लेना है पूरा। अगर ये जानकारी सही है तो फिर हमें इसको अगले पर क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे ही हम अगले पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारे सामने दूसरा पेज आता है तो इसको पढ़ते जाना है। जैसे स्कूल का विवरण, तो स्कूल के विवरण में यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं। इसमें जो भी स्कूल के प्रधानाध्यापक है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया रहेगा। डाइस कोड साथियों सभी ने पहले से बहुत सालों से भरते आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ इसमें करना या डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ पर हमारी जानकारी इनकरेक्ट हो उसको हमें सुधारना है। बाकी इसको पढ़ते जाना है कि क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ सही है। तो मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से जानकारी भर के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये किसी शाला का प्रपत्र है और उस शाला के हिसाब से इसमें जानकारी आएगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता जाऊँगा कि किस प्रकार के आपको यहाँ पर भरना है। तो ये आप देखते जा रहे हैं। जैसे स्कूल का स्थापना वर्ष यहाँ पर पहले से भरा हुआ है। आपकी शाला का भी यहाँ पर स्कूल का स्थापना वर्ष लिखा आएगा, है ना। स्कूल की मान्यता वर्ष यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर बीच में कोई सुधार है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिखने का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरे भाग में भी यहाँ पर क्या ये CWSN के लिए विशेष स्कूल है, तो इनको पढ़ते जाना है। और जैसे आपने यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दिया है तो अगला जो ऑप्शन है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ें पढ़ते जाना है आपको। और जहाँ पर जो आपकी शाला के लिए आवश्यक हो उसको बिंदुओं में टिक करते जाना है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी हुई है। जैसे ही आप पूरी जानकारी पढ़ लेंगे और भर लेंगे तो इसको यहाँ पर भरने के बाद सहेजें और अगला इस पर क्लिक कर देना है ना। इसके बाद अगला जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से आपके सामने खुल जाता है। इसमें आपको दिया है यहाँ पर, जैसे ये इंग्लिश में आ चुका है तो यहाँ नीचे एक हिंदी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मित्रों अब हम अगले पेज में 1.29 से लेकर जो है आगे 1.39 तक बात करेंगे। इसमें यहाँ जो पहला पॉइंट है वह है भाषा का, कि आपके विद्यालय में कितनी भाषाओं के माध्यम से शैक्षणिक कार्य होता है। तो अधिकतर जो है शालाएँ हैं हिंदी माध्यम की शालाएँ हैं, तो हिंदी माध्यम का शैक्षणिक कार्य होता है। किसी शालाओं में 2 भाषाओं में इंग्लिश मीडियम भी होता है या संस्कृत, तो वो अपने अनुसार मैक्सिमम 3 भाषाओं का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, जब आप अन्य भाषा चुनेंगे तो भाषाओं में किस कक्षा में कितने बच्चों को कौन सी भाषा का अध्यापन कार्य कराया जाता है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भाषा का चयन होगा कि हिंदी भाषा, उसके बाद में दूसरी भाषा चयन करना होगा, अंग्रेजी, तीसरी में तीसरी, और उसके अनुसार आपको जो है आगे कक्षा के अनुसार बच्चे दर्ज करना होगा कि किस कक्षा में कौन सी भाषा से कितने बच्चे अध्यापन कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है इसको पढ़ते जाना है और जो आपको आपकी शाला के लिए आवश्यक हो उसे आपको भरना है। यहाँ पर स्कूल से अन्य शालाओं की दूरी दी गई है और सड़क मार्ग के बारे में पूछा गया है, तो उसको प्राथमिक शाला कितनी दूरी पर है, उसके बाद में कहाँ से कौन सी शालाओं से बच्चे, हायर सेकेंडरी माध्यमिक शाला कितनी दूर, ये सारी जानकारी आपको आपकी शाला की सिचुएशन के अनुसार भरना होगा। उसके बाद रास्ता कैसा है, क्या पहुंच मार्ग 12 माह तक जो है स्कूल के लिए बच्चों के लिए ठीक है, तो हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। अब हम चलते हैं पॉइंट क्रमांक अगले की ओर, शिक्षण दिवसों पिछले सत्र में। तो साथियों जो भी आपकी शाला पिछले सत्र मतलब जो है 20-21 में लगी है उसकी यहाँ पर आपको भर देना है संख्या।
कि कितने दिन, यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करोगे बॉक्स पर लिखने के लिए, आपको टाइपिंग के लिए जो है आ जाएगा। उसके बाद बच्चों के औसत घंटे कितने बनते हैं, तो औसत घंटे आप पिछले सत्रों में भरते आए हैं कि प्राथमिक शाला में कितने घंटे बनते हैं, माध्यमिक शाला में कितने घंटे बनते हैं, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में बच्चों का शैक्षणिक कार्य कितने घंटे होता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षकों के भी आप यहाँ पर भर सकते हो। जैसा कि आपके पास पिछले सत्रों के जो है डाइस प्रपत्र की फ़ोटोकॉपियाँ रखी होगी, उसका भी आप यहाँ पर सहारा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या आपकी शाला में CCA लागू है, तो साथियों CCA जो है आज अभी हम देख रहे हैं कि हमारी शालाओं में सतत मूल्यांकन कार्य चलता है, उसी को CCA कहते हैं। तो CCA में आप हाँ कर सकते हो, हाँ करना है। और अब इसके बाद में आप यहाँ पर सहेजे और अगला करना है। मैं यहाँ पर अगला, साथियों अगला जो हमारा प्रपत्र खुलकर आया है वह बिंदु क्रमांक 1.43 से लेकर के 1.51 तक आया है। इसमें हमें कौन सी क्या जानकारी फिल करना है उसे आप एक नज़र देख सकते हो। मित्रों आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो और उसकी प्रिंट निकलाकर ऑफलाइन उसको भर के अगर भरते हो तो इसको भरने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्या स्कूल में नामांकन कोई भी स्कूल से बाहर के बच्चे विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, तो हाँ या नहीं, जो भी आपकी शाला के अनुसार हो आप यहाँ हाँ नहीं करना है। और अगर हाँ करते हो तो यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण का विवरण, लेकिन अधिकतर हमारी शालाओं में ऐसी कोई बच्चे हैं नहीं, तो यहाँ पर नहीं कर दोगे। जैसे ही हम नहीं करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो है ब्लॉक हो जाएंगे, इस पर फिर आप नहीं लिख पाओगे। तो और हाँ करोगे तो सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें पूरा आपको पूरी समस्या, पूरे जो भी उनके साथ में विवरण है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक के पूरे ऑप्शन आपके ब्लॉक हो जाते हैं। अब वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, लर्निंग असाइनमेंट कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, पिछले शैक्षणिक वर्ष यानी 2020-21 के दौरान स्कूलों के दौरा जो भी हमारे उच्च अधिकारियों ने जैसे यहाँ दिए हैं निरीक्षणों की कुल संख्या, उसके बाद BRC समन्वयक द्वारा यात्राओं की संख्या, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की संख्या और जिला स्तरीय अधिकारियों की संख्या यहाँ पर भरना है, जो आप अच्छे से जानते हो, आपने पिछले कई वर्षों से यूडाइस भरे हैं। अब यहाँ क्या RT मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ पर हाँ आएगा। क्या समग्र शिक्षा निर्देशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन विकास समिति का गठन किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ब्लॉक है। यहाँ उसके बाद में पिछले शैक्षणिक वर्षों में आयोजित SMC MCD बैठकों की संख्या, यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, लेकिन जब यहाँ पर आप हाँ करोगे तभी ये ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। ये सारे ऑप्शन तभी खुलेंगे जब यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। क्या स्कूल में अपनी अकादमिक समिति गठन किया गया, ये इन सभी में आपको हाँ करना होगा। क्या विद्यालय में बहुकक्षा इकाइयाँ हैं, जो भी आपकी शाला में हो वो आपको यहाँ हाँ या नहीं में उसका जवाब देना है। अगर हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं, तो साथियों ये सभी जो है आपके पिछले डाइस प्रपत्रों में भरा हुआ है, उसके अनुसार जो है आपकी शाला में क्या लागू होता है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, केवल हमें इनको दर्ज करते समय या फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियाँ रखनी होगी। अब हम चलते हैं अगले की ओर। जब हम अगला फॉर्मेट खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से खुलता है, जो पॉइंट क्रमांक 1.2 में भी 1.2 का ऑप्शन आया है। इसमें जो है शैक्षणिक वर्ष के लिए पूछा गया है, शैक्षणिक वर्ष के बारे में उपलब्धता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, इसका हाँ या ना में इन पूरे आंसरों का जवाब हमें देना है। और जैसे ही आप हाँ में जवाब दोगे तो यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में पाठ्यपुस्तक कब प्राप्त हुई, जैसे ही आप हाँ जवाब दोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये ऑप्शन पहले जो ऑप्शन आएगा उसी के अनुसार ये ऑप्शन आपके ओपन होंगे। जैसे क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो बिल्कुल यहाँ जैसे ही आप हाँ करोगे तो यहाँ TLMों की संख्या का ऑप्शन खुल जाएगा कि यदि हाँ तो भाषा के लिए कितने TLM है, यदि हाँ तो गणित के लिए कितने हैं, क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में। तो ये जितने भी ऑप्शन हाँ या ना में और उनकी संख्या दर्ज करनी है, ये सभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी शाला के अनुसार जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्ज होना है।
मैं इसमें किसी भी प्रकार से सुधार या फील नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक उदाहरण है और उदाहरण में मैं इसको फील नहीं कर सकता। ये केवल आपकी सुविधा के लिए बनाया गया वीडियो है कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अब मैं पुनः अगले पर क्लिक करता हूँ। आपको अगले पर क्लिक करते नहीं जाना है, आप जैसे फील करते जाओगे उसको सहेजें और अगले पर क्लिक करते जाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 1.53 से लेकर 1.531 से लेकर के तो जहाँ 1.537 तक ये एक ही बिंदु में 7 बिंदु दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पर पढ़ लीजिए। कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में बनाए गए मापदंड बस ये आपके क्या इस स्कूल शिक्षकों ने शिक्षणों सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं। तो जो भी आपने TLM या कोई नई चीज़ यहाँ पर बनाई है, शाला में है, तो उसके अनुसार आपको हाँ नहीं या उसकी संख्या आपको लिखना है। ये केवल एक कक्षा 6 से 8 वाली शाला माध्यमिक शाला का है। तो और EPS शाला का भी इसी प्रकार कक्षा 1 से 8, EPS शाला कक्षा 1 से 12, EPS शाला कक्षा 1 से 10 उनका सामूहिक रूप से डाइस प्रपत्र भराएगा। फिर हम अगले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने अगले पे क्लिक किया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया है जो कि शाला भवन से लेकर के संबंधित है। स्कूल भाग ए है, स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण। तो आपकी शाला में जो भी आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको भरना है। जैसे यहाँ पर एक जानकारी भरी है स्कूल भवन की स्थिति, तो ये सरकार द्वारा यहाँ पर हम खोलते हैं तो निजी, किरायादार, इस प्रकार से हमारी सभी शालाएँ सरकारी है, तो हमें यहाँ पर सरकारी भरा हुआ आया है। अब यहाँ पर स्कूल भवन का प्रकार आप पढ़ते जाएंगे और उनकी एंट्री यहाँ पर करते जाएंगे कि स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने पक्की इमारतें हैं, कितने कच्ची हैं, जर्जर भवन कितने हैं, निर्माणाधीन भवन कितने हैं। तो वो सारी सीमाएं जो है आपकी समझ जो एंट्रियाँ हैं वो आपकी शाला के अनुसार बढ़ाती जाएंगी। अब सीमा दीवार का प्रकार मतलब जो बाउंड्री वाल है आपकी उसका यहाँ पर विवरण आएगा। तो उसमें जैसे ही हम खोलेंगे तो कई प्रकार से इस प्रकार से दिया गया है, जो आपकी शाला के लिए वो लागू हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ये पिछले वर्ष का इस शाला का भरा हुआ है कि पक्का लेकिन टूटा हुआ। अब यहाँ पर जो है स्कूल में उपलब्ध कक्षों का विवरण दिया गया है। निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षाएँ, तो यहाँ पर ये ब्लॉक आ रहा है क्योंकि इधर ऊपर जो है इस प्रकार इन्होंने नहीं में एंट्री की है। अब उच्च प्राथमिक के लिए तो यहाँ पर दिया है कि आपके पास कितने कक्षे निर्देशों के लिए निर्देशात्मक उद्देश्यों की कक्षाएँ हैं। उसके बाद निर्माणाधीन कक्षों की संख्या, जर्जर हालत में कक्षों की संख्या, इस प्रकार अलग अलग एंट्रियाँ इसमें जाना है। अब आती है शर्तों के अनुसार कक्षाओं का विवरण कक्षों का। अब यहाँ पर पूरे पक्के, आंशिक, कच्चे, तंबू इनकी भी अलग अलग एंट्रियाँ यहाँ पर होनी है। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं के अलावा अन्य कमरे अगर हैं आपके पास अतिरिक्त कक्ष वगैरह तो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। अब हम पुनः अगले पर क्लिक कर देते हैं। तो मित्रों जैसे ही हमने अगले पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस आया है जो है शौचालय के लिए ये है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या विद्यालय में शौचालय उपलब्ध है, तो बिल्कुल सभी विद्यालयों में शौचालय बन चुके हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और जब हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा विवरण जो है शौचालय के बारे में पूछा गया है। शौचालय मूत्रालयों का विवरण है यहाँ पर। फिर यह जैसे पढ़ पा रहे हैं कि सेक्शन CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालयों की सीटों की संख्या ये पिछले सत्र की यहाँ पर इस स्कूल की भरी हुई है। अब इसको आपको पढ़ते जाना है और जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसमें हाँ और जो नहीं है उसमें नहीं पर क्लिक करते जाना है। जैसे अगर इस तरफ अगर आप हाँ में क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी हाँ में क्लिक होगा। अगर यहाँ पर आप नहीं में क्लिक कर देते हो तो इधर के ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे। क्या विद्यालय में वाटर प्यूरीफायर और RO उपलब्ध है? तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आपको प्रत्येक बिंदु को पढ़ना है, उसको समझना है और अपनी विद्यालय की सुविधा अनुसार उस पर क्लिक करना है। इसके लिए आप अपना पुराना डाइस प्रपत्र की प्रिंट रख सकते हो। तो ये आपने पूरा देख लिया है और किस प्रकार से भरा हुआ है, इसे ही आपको भर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रपत्र की ओर। साथियों अगला जो प्रपत्र है आपका, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है? स्कूल के प्रमुख प्रधानाध्यापक प्रचार कक्ष के लिए अलग अलग कमरा। तो यहाँ पर पुस्तकालय के लिए कमरा, पहले हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। उसके बाद
अगला जो बिंदु है, क्या विद्यालय में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए? तो यहाँ पर क्रमांक, प्रयोगशाला और उसका पूरा विवरण यहाँ पर आएगा। इधर विज्ञान के बारे में जो आपके पास मीडिया से संबंधित जो भी उपलब्ध है चीज़ें, ऑडियो विजुअल, सार्वजनिक प्रणाली, उनको यहाँ पर भर देना है। विज्ञान किट वगैरह माध्यमिक शालाओं में होती है, इसलिए यहाँ पर आया है। और प्राथमिक शालाओं में ये सारे ऑप्शन जो है विज्ञान किट के, गणित किट के ब्लॉक्स आ सकते हैं। और अगर आते भी हैं तो हमारे पास उपलब्ध हैं तो वहाँ कर देंगे, और नहीं है तो उसमें नहीं का ऑप्शन लगा देंगे। फिर हम अगले पे चलते हैं। साथियों, जैसे ही हम अगले पर आते हैं तो यहाँ पर पूरा मीडिया से संबंधित या जो हमारे पास सुविधाएं हैं उससे संबंधित फॉर्मेट आया है। जैसे कि डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, गोलियाँ और जो साधन यहाँ पर पूछे हैं, इसमें कुछ बढ़ाए गए हैं इंटरनेट से संबंधित। तो इनकी संख्याएं जो भरना है वो आपके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भरना है। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं? छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, स्कूल में ई सामग्री डिजिटल, ये पूरा डिजिटल से संबंधित फॉर्मेट है। इसमें डिजिटल से संबंधित जो भी आपके शालाओं में साधन उपलब्ध है उसको भर देना है, बाकी सभी को ब्लैंक या नहीं करके कर देना है। और आपको बार बार ध्यान रखना है कि मैं अगले पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको सहेजे और अगले पर क्लिक करते जाना है सुधार के रूप में। अगला जो ऑप्शन आया है वह पद पर गैर शिक्षकीय, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की संख्या, मुनीम, यूडीसी, चपरासी। आपको अगर हिंदी में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश भी इसको कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप इसका फॉर्मेट को पढ़ सकते हो। ये टीचिंग स्टाफ वगैरह, इनकी सारी जानकारी इसमें पूछी गई है। अब हम चलते हैं अगले की ओर। यहाँ पर जो ऑप्शन आया है वह है शिक्षक के बारे में, कि जो भी शिक्षक आपकी शाला में है उसका यहाँ पर खुल जाएगा ऑप्शन कि कौन पदस्थ है। और हमें अपने शिक्षकों के बारे में यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है कि अगर कोई एंट्री उसके बारे में गलत तो नहीं है। अगर गलत होए तो यहाँ पर एक संपादित का ऑप्शन दिया है, यहाँ देख रहे हैं आप, संपादित करें। संपादित करने में उस शिक्षक की जो भी जानकारी आपको गलत लग रही हो कि इसमें सुधार होना है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो जो भी उसके संबंध में आता है उस पर आप उसकी जानकारी भर सकते हो। तो मित्रों, ये यहाँ तक का पूरा था। अब इसमें हम पुनः अगला कर देंगे। तो अगले के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का ये उसकी उन्हीं शिक्षक के बारे में जानकारी खुल जाती है, और यहाँ पर उसके बारे में सेव कर देंगे तो ये उनकी जानकारी जो है सेव हो जाएगी। तो साथियों, हमारा जो 4.1 वाला पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है, तो इसका आंसर हाँ या नहीं में आना है। अगर आपके विद्यालय में है तो हाँ कर देना है या ब्लैक नहीं कर देना है। अब हम चलते हैं अगले की ओर, 4.2 की ओर। तो 4.2 में यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सामाजिक श्रेणी में छात्रों की जानकारी पूछी गई है। सामाजिक श्रेणी मतलब SC ST OBC जनरल में। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे उसमें जनरल है, आम का मतलब जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर प्री प्राइमरी, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से आपको ये कक्षाएं हैं। इसको आपको इंग्लिश में कर लेना है ताकि आपको कक्षाएं समझ में आ जाए। यहाँ प्री प्राइमरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये पूरा आपको SC ST OBC के हिसाब से भरना है। अगर प्राइमरी शाला है तो 5वीं तक, या 1 से 8 है तो पूरा 8 तक का। तो EPS शाला है तो EPS के अनुसार, आपके विद्यालय के अनुसार इसमें दर्ज संख्या जाना है। उसके बाद अगला जो है वह 4.2 सेव कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे जो है ये तीनों ऑप्शन सेव करने के भरने के बाद सेव होंगे, तभी यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी करके देख लेते हैं कि अगला क्या है। इतना ध्यान रहे, ये भरने के बाद ही आपको नीचे का ऑप्शन खुलेगा। इसका बी वाला जो है वो है कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों में संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। मित्रों, मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ
कि ये यहाँ पर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऊपर वाला जब आप फिल करके सेव करेंगे, सहेजेंगे, तब ही आपके लिए ये ऑप्शन खुलेगा। मैं आप ऊपर वाला फॉर्मेट नहीं भर पा रहा हूँ क्योंकि ये किसी दूसरे विद्यालय का है। जैसे ही आप ऊपर वाला फॉर्मेट पूरा फिल कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो नीचे वाला ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन आपका जो है वह अल्पसंख्यक समूहों के लिए है, और अल्पसंख्यक समूह जिन शालाओं में है, जैसे अन्य धर्मों के जो छात्र आपके विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी एंट्रियाँ यहाँ पर होनी है। उसके बाद जैसे ही आपका 4.2 कंप्लीट हो जाएगा, सहेजे पर क्लिक कर देंगे, तब आपका थर्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण नीचे प्रदान करें। तो यहाँ पर किनके पास आधार है और किनके पास गरीबी रेखा के राशन कार्ड है, वो वाली एंट्रियाँ यहाँ पर कक्षावार होना है। इसके बाद हम जाएंगे अगले पे, तो अगला यहाँ से क्लिक कर देते हैं। साथियों, नेटवर्क के कारण जो है मोबाइल चलता है, और आपको मालूम है मैंने इसी के आधार पर बनाया कि हमें कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 सत्र में ग्रेड द्वारा नामांकन पूर्ण वर्षों में आयु के अनुसार कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर हमें नामांकन भर देना है, और यहाँ पर आयु वर्ग के अनुसार, यानी 4 से लेकर 4 से कम के लिए और 5 से बड़े आयु वर्ग का अर्थ है ये वे बच्चे हैं जिन्होंने 4 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, यानी 5 वर्ष से कम वाले बच्चों की यहाँ पर पहले जानकारी भरनी है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं 4+ के बच्चे आते हैं। ये जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 4 से 5 साल के बीच के बच्चों की एंट्री आनी है पूरी। उसके बाद में यहाँ पर जो एंट्री आएंगी वो आएंगी आपको 4 से लेकर के, तो अगर आपकी शाला 12वीं तक है तो यहाँ पर 12वीं तक के जितने भी 22 साल तक के बच्चे आपके इसमें आ जाते हैं। उसके आधार पर आपको अपने स्कूल में जो भी विद्यालय उम्रवार है उनको यहाँ पर इस कॉलम में, इस फॉर्मेट में फिल करना है। अब हम चलते हैं अगले की ओर। तो साथियों, अगला जो हमारा पॉइंट है वह है प्री प्राइमरी यानी वर्तमान शैक्षणिक सत्र में ग्रेड द्वारा नामांकन निर्देशों के माध्यम से। इसमें हमें कक्षावार ग्रेड के माध्यम से बच्चों का यहाँ पर भरना है। और हम चलते हैं अगले प्रपत्र की ओर। के बाद में ये जो हमारा अगला प्रपत्र आया है वह है सामाजिक श्रेणी। फिर से पुनः सामाजिक श्रेणी में लड़के लड़कियाँ, यहाँ पर हम इसके बाद सामाजिक श्रेणी वर्तमान शैक्षणिक सत्र के ग्रेड द्वारा पुनरावर्तक, यहाँ ग्रेड के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर आम, इस प्रकार से आपका बच्चों की जानकारी भराना है। कुल पुनरावर्तकों में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित ये सारी जानकारियाँ जो है आपकी पिछले सत्र में जो यूडाइस आपके पास है उसके माध्यम से आसानी से भरा जाएगी मित्रों। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी है वह आपके विद्यालय के अनुसार ही जाना है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जो है कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, केवल आपको जानकारी इसकी दे सकता हूँ। इसकी मैं सारी जानकारी भरने के बाद आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सहेजे और पूर्ण करे पर क्लिक करना है। मैं इस पर अगले पर क्लिक करता हूँ। अगला जो हमारा इंटरफेस आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ग्रेड द्वारा नामांकन CWSN विकलांगता के प्रकार के अनुसार। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है हमारे पास बच्चे हैं CWSN में। यहाँ पढ़ रहे हैं आप अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण बाधित। तो इस प्रकार से आपको इसमें भरना है। और अगर यहाँ पर बच्चे नहीं हैं तो जो 0 लगे हैं वहाँ पर हमें 0 लगा देना है। जो EPS शाला है उनके लिए सभी उसमें कक्षाओं में बच्चे खुलेंगे, और यहाँ पर ये 6 से 8 का, इसलिए 6 से 8 में बच्चे खुल रहे हैं। तो ये CWSN बच्चों की जानकारी यहाँ पर है। पहले हमें CWSN के ओवरऑल बच्चे भर देना रहता है, उसके बाद में यहाँ पर उनका ग्रेड बार भरना रहता है। इसका ये मतलब होता है कि पहले सारे बच्चों की जानकारी, फिर ग्रेड में कौन कितने प्रतिशत यहाँ पर विकलांगता में आता है। उसके बाद अगला जो हमारा इंटरफेस है वो इस प्रकार से है। अपर प्राइमरी ग्रेड के लिए पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, और
लड़के लड़कियां ट्रांसजेंडर, इस प्रकार से। तो सुविधाओं में जैसे जनरल वाले, यहाँ पर हम इंग्लिश कर लेते हैं। यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक जनरल वालों को, लड़के लड़कियाँ, फिर फ्री यूनिफॉर्म, फिर ट्रांसपोर्ट फैकल्टी फॉर रिसर्च स्कूल, फिर एस्कॉर्ट बाइसिकल्स। इस प्रकार आपको सारी जानकारी यहाँ पर कैटेगरी वाइज भरनी है कि कितने बच्चों को कौन सी चीज़ आपके द्वारा मुहैया कराई गई है। मैं हिंदी में आपको पुनः बता दूं, स्कूल में पहुंचने के लिए परिवहन सुविधा, अनुरक्षण साइकिल, आप दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हो। तो अब हम चलते हैं अगले की ओर कि हमारा अगला कौन सा प्रपत्र है। अगला जो हमारा प्रपत्र आया है वह CWSN बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का पुनः है कि आपके द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई है शासन के द्वारा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट, कम दृष्टि, श्रवण संबंधित उपकरण, ब्रेसीज, बैसाखियाँ आदि तमाम वो उपकरण जो CWSN बच्चों को दिए जाते हैं। उसमें आपके विद्यालय में जिन बच्चों को जो भी सुविधाएं दी गई है वो आपको यहाँ पर भरना है। उच्च प्राथमिक का मतलब होता है मिडिल स्कूल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। माध्यमिक का मतलब यहाँ पर 9 और 10th की बात है, उच्च माध्यमिक 11 12th, और उसके बाद मुख्य मुख्य का मतलब होता है प्राइमरी, और प्री प्राइमरी मतलब जो है आपके कक्षा में पहली से नीचे के बच्चे। तो इसलिए ये EPS के माध्यम से के लिए बनाया गया है। इसमें खुल जो रहा है वह है कक्षा 6-7 के लिए खुलता है, उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक के लिए आपका EPS वालों का सभी ऑप्शन खुले रहेंगे। इसके बाद हम अगले पे क्लिक करते हैं। अगले में यहाँ पर हमारे पास आया है ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए पिछले शैक्षिक वर्ष में वार्षिक परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर हमें पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम यहाँ पर भरना है, जो खास रहेगा पिछले सत्र मतलब कि लास्ट ईयर 20-21 का यहाँ पर परीक्षा परिणाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश करके देख लेते हैं। अप्रूव्ड और पास्ड यानी सम्मिलित हुए बच्चे और उसमें से कितने बच्चे हमारे पास हुए हैं जनरल के, और ये SC ST OBC और टोटल। यहाँ पर जो है टोटल अपने आप फिल कर लेगा, और अगर नहीं करता है तो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। तो ये आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग भरना है जो बच्चे पास हुए हैं पिछले सत्र 2021-22 में 3, 5 एंड 8th क्लास के। अब हमें सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में इसे नेक्स्ट कर देना है। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे हमेशा क्लिक करते चलना है। अब आते हैं हम अगले इंटरफेस की ओर, अगले प्रपत्र की ओर। ये 8.1 का वह है विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गया व्यय सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए। तो ये हमारे शासकीय विद्यालयों के लिए खास है, क्योंकि हमारी विद्यालय शासकीय है। तो समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, प्रमुख मरम्मत के लिए अनुदान, खेल और शारीरिक के लिए अनुदान, जो भी राशि आपको प्राप्त हुई है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है, और उसमें से जो राशि व्यय हो चुकी है उसका यहाँ पर व्यय में दर्ज कर देना है। उसके बाद विद्यालय द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता, तो यहाँ पर हमें उसका भी पूरा विवरण भर देना है, पढ़ते जाना है और यहाँ पर भर देना। जो हमारे काम की एंट्री है उसे फिल कर देना, बाकी हमें छोड़ देना है। आपको सहेजे और अगले पर क्लिक करना है। हमें अगले पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं अब अगला जो इंटरफेस है हमारे पास इस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर साधारण जानकारियाँ पूछी जा रही है। PGI संकेतक राज्य यानी शिक्षकों की संख्या जिनका आधार कोई विशिष्ट ID किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर जितने शिक्षक हैं उनको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर पूरी जानकारियाँ जो है आपको हाँ या नहीं में दर्ज करनी है। यहाँ पर हाँ नहीं पहले से आपको भरा हुआ आएगा, अगर भरा हुआ नहीं आता है तो भर देना है, और अगर भरा हुआ है और गलत है तो उसको सुधार देना है। अब ये यहाँ पर आपका जो है पूरा का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। साथियों, इस प्रकार से आपने वीडियो में 1.1 से लेकर 12 तक जितने भी फॉर्मेट आए उसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी यहाँ पर ले ली है। तो आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि आपको किस प्रकार से UDAIS प्रपत्र सेशन 2021-22 भर पाएंगे। तो मित्रों,
अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।